हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको हम हिंदी में एकाकी प्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं। जैसे कि एकाकी प्रविष्टि प्रणाली से आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की एक सिंगल एंट्री करना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम या एकाकी प्रविष्टि प्रणाली के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर शारदा गंगवार, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, एक्सीलेंस में पोस्टेड हूँ। और ये जो पीपीटी है और ये जो आपके सामने जो पीपीटी आ रही है, जो आपके सामने सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस पीपीटी को आप ध्यान से देखिए और कोई भी क्वेरी आए तो उसको आप मुझको बाद में पूछ सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और किसी और तरीके से भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सिंगल एंट्री सिस्टम की? सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच बोथ द एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन may not be recorded. Under this system, the cash book and personal account of debtors and creditors are maintained. But real and nominal accounts are not maintained. That means single entry system वो सिस्टम है जहाँ पर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट तो होते हैं, लेकिन दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। जनरली हम इसमें कैश बुक और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट इंक्लूड किए जाते हैं और नॉमिनल अकाउंट को हम इसके अंदर मेंटेन नहीं करते। तो इस तरीके का जो सिस्टम कहलाता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहलाता है। हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे पहला है सुटेबिलिटी, यानी कि आपको सुटेबल है, आप अपने हिसाब से इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको केवल कैश बुक में ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन होता है तो आप केवल कैश बुक रख लीजिए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसमें हम केवल पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कैश बुक का मेंटेनेंस करते हैं हम, और इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर ओरिजिनल वाउचर पर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने में हमें इसमें डिफिकल्टीज आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है मेरिट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के कौन से मेरिट्स होते हैं? जैसे अभी हमने बात करी कि दो एस्पेक्ट में से हम एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, यानी बहुत ही सिंपल मेथड है। लेजर अकाउंट्स कम बनाने पड़ते हैं, इसलिए लेस एक्सपेंसिव है, और ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, और इसके लिए कोई भी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होती। एक नॉर्मल पर्सन इसको मेंटेन कर सकता है, और इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत ही इजी होता है। चलिए आगे स्लाइड्स पर बात करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के डीमेरिट्स क्या होते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम इसके दोनों एस्पेक्ट पर एंट्री पास नहीं करते हैं, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, उसको हम प्रूव नहीं कर पाते हैं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ठीक से डिटरमाइन नहीं कर पाते। तीसरा, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की, वो ठीक से या सही या उचित हम फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात नहीं कर पाते हैं। चूंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इसलिए इसको अनसाइंटिफिक सिस्टम माना गया है। दूसरा, एक जो लास्ट है कि इसमें कंपैरेटिव स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? Double entry system of accounting is a system of accounting under which both debit and credit aspect of accounting are recorded. Means a transaction has two aspects, debit and credit. And at the time of recording a transaction, it is recorded once on the debit side and again on the credit side. So the double entry system has proved to be a scientific
एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जा सकती है। इसके डेबिट और क्रेडिट पर इक्वल इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के मेरिट्स क्या होते हैं। इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। एक रिकॉर्ड का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है और सही कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। कंपैरेटिव स्टडी इसमें पॉसिबल होती है और लास्ट, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में इजी रहता है। नेक्स्ट स्लाइड है कि डबल एंट्री सिस्टम की डीमेरिट्स क्या होती हैं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेजर हमें बनाने होते हैं इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। ट्रायल बैलेंस कंपलसरी हमारा टैली होना चाहिए, नहीं तो हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में अंतर का सबसे मेन जो फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम इसका मिक्सचर यूज़ करते हैं। कई बार हम एंट्री कर लेते हैं, कई बार हम एंट्री नहीं करते हैं। दूसरा अंतर की राशि है कि डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारी सब्सिडरी बुक रखी जाती हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक के अलावा कोई भी सब्सिडरी बुक नहीं रखी जाती। डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट रखे जाते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में इन अकाउंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी होता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं होता। आगे हम बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्यों कंपलसरी नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस का एक रफ एस्टीमेट लगाया जाता है और वो भी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और सेकंड होता है कन्वर्जन मेथड। अगली स्लाइड है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्या कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं और एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। इसे हम नेट वर्थ मेथड के नाम से भी जानते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज का, क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए। ये कंपलसरी है। इसी मेथड के थ्रू हम डिफरेंस अमाउंट से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन मेथड क्या होता है। कन्वर्जन मेथड सिंगल एंट्री सिस्टम का वो मेथड है जिसमें सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। इस वाले अकाउंट में यानी कि जो अकाउंट हमारे लेजर अकाउंट में इनकम्प्लीट हैं, उन इनकम्प्लीट अकाउंट को हम कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो मेथड कहलाता है ये कन्वर्जन मेथड कहलाता है। अगली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन मेथड किस तरीके से
हम यूज कर सकते हैं, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्जन मेथड में हम कैसे अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ट्राई टू कन्वर्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम एंड देन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द सेम। ओके, अब प्रोसेस क्या होती है, अगले स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है कन्वर्जन मेथड की। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें कि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। सेकंड, हमारे पास कैश बुक या कैश अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि कैश बुक या कैश अकाउंट से हम मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कैश सेल्स निकाल सकते हैं, किसी एक्सपेंडिचर को जो पेमेंट किया गया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राइंग निकाल सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक का कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि अगर हमारे पास डेटर्स अकाउंट बना हुआ नहीं है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। इन अकाउंट की सहायता से हम क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं, क्रेडिट परचेस निकाल सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकाल सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस या बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आगे के स्टेप्स की। कई बार क्या होता है, हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहता है, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, कुछ नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिनको बनाना कंपलसरी हो जाता है, या जिनकी हेल्प से हम आगे अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो अगर अकाउंट हमें बनाने की ज़रूरत है तो हम उनको भी बनाएंगे। और सबसे लास्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ये कहलाता है आपका कन्वर्जन मेथड, जिसमें हमें इतने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और कन्वर्जन मेथड में से कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा या बेटर होगा। The statement of affairs method uses the techniques of comparison of opening and closing capital for calculating a profit or loss for a given period under single entry system. The biggest disadvantage here is that details of income and expenses are not disclosed by the statement of profit or loss. It does not furnish necessary accounting information. Due to this limitation, the conversion method was developed. सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम सही नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए कन्वर्जन मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट स्लाइड है, कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे जिसके बेस पर कन्वर्जन मेथड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के अंदर नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वैसे ही बनाया जाता है जैसे बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के लेफ्ट में लायबिलिटीज आती है, स्टेटमेंट के भी लेफ्ट में लायबिलिटीज आएंगी और राइट में एसेट्स आएंगी। इसका जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल का बैलेंस कहलाएगा। आगे वाली स्लाइड में हमने बात करी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाया जाता है उसका जो बेस होता है वो लेजर अकाउंट्स होते हैं, जबकि बैलेंस शीट जो बनाया जाता है वो शुरू से जनरल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कहलाती है, लेकिन बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई एसेट्स अगर या लायबिलिटीज छूट जाती है तो उसको इजीली हम ट्रेस नहीं कर पाते, जबकि बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटी छूट जाती है तो पुराने जो आपने ट्रेडिंग बनाया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है या ट्रायल बैलेंस बनाया है, लेजर अकाउंट्स बनाया है, उससे हम सर्च कर सकते हैं।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिजनेस की ट्रू पोजीशन नहीं दिखाती, जबकि बैलेंस शीट बिजनेस की ट्रू पोजीशन दिखाती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है। कैश बुक बहुत ही सिंपल है। कैश बुक के डेबिट में रिसिप्ट लिखते हैं और क्रेडिट में पेमेंट लिखते हैं। जितना भी अमाउंट आपको कैश में रिसीव होता जाता है डेबिट साइड में लिखते जाते हैं, जितना भी अमाउंट आप पे करते जाते हैं उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, और इससे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑलरेडी दे रखा है तो हो सकता है आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाए इस कैश का, हो सकता है कैश सेल्स का बैलेंसिंग फिगर मिल जाए, और हो सकता है कि कैश परचेज का भी बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाए। तो जो भी मिसिंग वैल्यू होती है कैश की वो हम कैश बुक से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट लेजर अकाउंट का ही फॉर्मेट है। इसमें हम क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं क्रेडिटर्स का, जो हमने क्रेडिटर्स को चेक दे रखे हैं अगर वो डिसऑनर्ड होते हैं वो लिखते हैं, बिल्स पेबल कोई डिसऑनर्ड हो गया है वो लिखा जाता है, और क्रेडिट परचेस लिखा जाता है। क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिटर्स को जो अमाउंट कैश में पे किया है वो लिखेंगे। अगर हमने उसको चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट किए हैं वो डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड में आएगा। परचेज रिटर्न डेबिट साइड में आएगा। जो डिफरेंस निकल कर आता है इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कहलाता है। अगली स्लाइड में हमने टोटल डेटर्स अकाउंट की बात की है। टोटल डेटर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट में इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर्ड हुए हों वो लिखे जाते हैं। कोई चेक डिसऑनर्ड हो गया हो वो लिखा जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट सेल कैलकुलेट किया जा सकता है। क्रेडिट साइड में जो डेटर्स से कैश रिसीव हुआ है वो लिखेंगे। अगर हमें डेटर्स से चेक रिसीव हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हमने जो अपने देनदारों को डिस्काउंट दिया है वो क्रेडिट में लिखेंगे। कोई पैसा डूब गया है बैड डेब्ट्स लिखेंगे। सेल्स रिटर्न लिखेंगे, और बिल्स रिसीवेबल अगर हैं डेटर्स से लिए हुए तो वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट हम इससे कर सकते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाया जाता है? बिल रिसीवेबल के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स से जो बिल रिसीव हुए हैं वो लिखते हैं। क्रेडिट साइड में बिल रिसीवेबल से जो कैश मिल रहा है वो लिखा जाएगा। अगर कोई डेटर्स का बिल डिसऑनर्ड हो गया है तो वो लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड, बिल्स पेबल अकाउंट कैसे बनता है? बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स के जो बिल एक्सेप्टेड किए हैं वो लिखा जाएगा, और डेबिट में बिल्स पेबल का जो पेमेंट किया है वो लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स के कोई बिल डिसऑनर्ड हो गए हैं तो उसको भी हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। जनरली मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट जो होता है वो गुड्स या स्टॉक का कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेस और सेल्स रिटर्न लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न, सेल्स, अगर कोई स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है किसी भी रीजन से वो लिखा जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। इन सारी एंट्रीज में जो भी डिफरेंस निकल कर आता है वो मिसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ इलिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो एक इलिस्ट्रेशन मैंने इस पीपीटी में दे रखा है। इस इलिस्ट्रेशन में आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन में हमको कैश बुक की समरी दे रखी है। अगली स्लाइड में हमें क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है एसेट्स और लायबिलिटीज का। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सोल्यूशन बताया है। सबसे पहले हम डेटा से अकाउंट बना रहे हैं।
डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लिखा, क्रेडिट साइड में डेटा से जो कैश रिसीव हुआ है वो लिखा और डिस्काउंट अलाउ किया है 1400 का वो लिखा है। क्वेश्चन में हमें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, वो 12,000 रुपये लिख दिया। इस क्वेश्चन में डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट सेल्स का कैलकुलेट किया गया है। अगली स्लाइड में हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 14,400। पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, डेबिट साइड लिखा 20,000 रुपये, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,700 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 6,800 रुपये का और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेस निकल कर आएगा जो क्रेडिट साइड में 14,100 लिखा गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं इसी स्लाइड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो ओपनिंग है इसमें जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो कैपिटल का निकल कर आएगा और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा या ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। लायबिलिटी साइड पहले हम क्रेडिटर्स लिखेंगे ओपनिंग और एसेट साइड में सारे ओपनिंग एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में से क्रेडिटर्स घटाने के बाद जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में 55,600 रुपये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेस और कार्टेज लिखा गया है। क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। क्रेडिट में से डेबिट घटाया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया 50,300 का, इसे हमने ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट साइड में पीएल के डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 1,700 का। डेबिट साइड में हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखे हैं, डिस्काउंट अलाउ, डेप्रिसिएशन और डिफरेंस अमाउंट नेट प्रॉफिट कहलाएगा, जिसे हम बैलेंस शीट में या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि 40,600 आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लास्ट बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से कैलकुलेट करी थी 55,600 रुपये, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो जोड़ा। क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। 88,200 आपका बैलेंस आया जो आउटर कॉलम में शो कर दिया गया है। इसके अलावा क्रेडिटर्स क्लोजिंग कैलकुलेट करके हमने या क्वेश्चन में हमको दे रखे थे 6,800 वो लिखे। एसेट साइड में वॉशिंग इक्विपमेंट दे रखा है, डेप्रिसिएशन 4,000 घटाकर 36,000 आया। इसके अलावा फर्नीचर, स्टॉक ऑफ मटेरियल, डेटर्स और कैश। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट 95,000 रुपीज से टैली हो गई। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके पास वर्कबुक है, आप शुक्ला अग्रवाल की बुक को आप रेफर कर सकते हैं, SM शुक्ला की बुक आप रेफर कर सकते हैं। ये जो इलिस्ट्रेशन लिया है वो भी मैंने इन्हीं बुक्स से लिया है, उसको आप करिए और समझने की कोशिश करिए। इस PPT में मैंने सारे आपको जो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं उनको बनाना सिखाया है, उसको आप देखिए और देखने के बाद आप अपने आप उसको ट्राई करिए। इस तरीके से आज का ये सिंगल एंट्री सिस्टम की जितनी भी चीजें होती हैं इस चैप्टर में वो मैंने इस PPT के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, आपने इतने ध्यान से सुना और आप प्रैक्टिस जारी रखिए।